हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ मशीन, जिसकी पहली यूनिट का पार्ट ए हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। आज उसका पार्ट बी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, वो हम शुरू करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कितने सारे क्वेश्चंस और उनके आगे कितने सारे यूनिवर्सिटी के ईयर्स लिखे हुए हैं, और इसी से ये पता चलता है कि ये यूनिट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आती है। और सबसे नीचे लिखा हुआ है कि 2 या 3 न्यूमेरिकल यहाँ से अवश्य आते हैं। पिछली बार जो पार्ट पढ़ाया गया था उसमें बताया गया था कि 2 बार इस पर्टिकुलर इस यूनिट से ही 44 मार्क्स का एग्जाम में आया था, और आज तक किसी और यूनिट से 44 मार्क्स का एग्जाम में नहीं आया है, सिंगल यूनिट से नहीं आया है। तो उस लिहाज से भी ये यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाती है। तो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था, लास्ट टॉपिक वो पढ़ा था इन्वर्जन, और उसके बाद से हम ये कुछ टॉपिक और पढ़ेंगे, जैसे वेलोसिटी मैकेनिज्म, काइनेमेटिक पेयर्स, उनके क्लासिफिकेशंस, रिलेटिव वेलोसिटी के जो मेथड्स हैं वो सीखेंगे। और 4 बार मैकेनिज्म में वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, और उसका एक मेथड और है इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड, उसको भी हम सीखने। यहाँ तक करने के बाद, क्योंकि ये तो अगला जो इसका पार्ट है, पार्ट सी, वो हमें अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वेलोसिटी के बाद ही हम एक्सेलरेशन के मैकेनिज्म पे पहुंचेंगे। एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो कंसंट्रेशन के साथ समझिए। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं पुराने वाले का, कि जो लास्ट टॉपिक हमने किया था इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म, जो कि आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितनी बार आ चुका है, लगातार भी आ चुका है। 21 से 24 तक लगातार आया, बल्कि आप कह सकते हैं 19-20 से लेकर के 24 तक लगातार आया है। तो मैकेनिज्म किसे कहते हैं, जिसकी एक कोई भी लिंक को हम फिक्स कर देते हैं और मोशन ट्रांसमिट हो जाती है। अब यदि जो सबसे सिंपल मैकेनिज्म बनता है वो 4 लिंक के द्वारा बनता है, 3 में आपने देखा था कि कोई मोशन ट्रांसमिट नहीं होता है। तो इसीलिए 4 बार मैकेनिज्म को सबसे सिंपल मैकेनिज्म कहा जाता है। और हमें, यदि हम जितने भी लिंक हैं उनको इंडिविजुअल अलग अलग फिक्स कर दें, कि जैसे आपने A B B C C D और D A 4 लिंक के द्वारा एक 4 बार मैकेनिज्म बनाया, तो हमने ए बी को फिक्स कर दिया, तो जो हमें मैकेनिज्म प्राप्त हुआ, जो हमें आउटपुट इनपुट के द्वारा आउटपुट प्राप्त हुई, वो एक पर्टिकुलर टाइप की आउटपुट हो गई। अब हमने बी सी को फिक्स कर दिया, हमने सी डी को फिक्स कर दिया, हमने डी ए को बार बार अलग अलग लिंक को फिक्स करा, तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म कैसे मिले, डिफरेंट लिंक को फिक्स करके। एंड दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। और इसके द्वारा हम डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस को प्राप्त कर लेते हैं। कहीं पे रोटेटरी टू रोटेटरी मोशन, कहीं पे रोटेटरी मोशन से रेसिप्रोकेटिंग मोशन, कहीं पे रेसिप्रोकेटिंग से रोटेटरी मोशन। तो ये हमारा इन्वर्जन कहलाता है, कि हम पर्टिकुलर जितने भी लिंक होते हैं उनको अलग अलग फिक्स कर देते हैं, तो हमें अलग अलग मैकेनिज्म मिल जाते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेंज, जिसमें अभी बात हुई थी और ये हमने पहले भी पढ़ा है, 4 बार मैकेनिज्म, जिसका लॉजिक होता है कि ग्रेशॉफ लॉ के द्वारा पहले चेक कर लिया जाता है कि जो शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट लिंक है, वो उन दोनों का सम बड़ा नहीं होना चाहिए बाकी दोनों लिंक की लेंथ के सम से। तो ये एक लॉजिक है जो इसमें पहले हमें चेक कर लेना चाहिए। अदरवाइज
ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो आपको आउटपुट प्राप्त नहीं होगी। ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़े थे, और इसको सीखना, याद रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आगे चल के जो अलग अलग इन्वर्जन्स हम सीखेंगे उनमें आपको ये जरूर देखना है कि कौन सा चीज, कौन सा लिंक क्रैंक है, कौन सा फॉलोअर, कनेक्टिंग रॉड, कपलर है, और कौन सा फ्रेम है। तो ये जिसको हम फिक्स करते हैं वो तो फ्रेम कहलाया जाता है। सबसे नीचे वाला यदि लाइन देखेंगे आप, ए बी को या जिसको भी हम फिक्स कर रहे हैं उसको हम फ्रेम कहते हैं, और जिसको हम एक पर्टिकुलर कंप्लीट रिवॉल्यूशन घुमा सकते हैं उसे हम क्रैंक कहते हैं, और जो उनको कनेक्ट करता है, जैसे यदि ए बी बी सी सी डी की बात करें और ए डी की बात करें, तो लिंक बी सी और लिंक सी डी, इनको हम रॉकर, फॉलोअर, कनेक्टिंग रॉड या कपलर इस नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीन चीजें हमें याद रखनी है। जहां पर जो फिक्स होता है उसे हम फ्रेम कहते हैं, जो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन या पर्टिकुलरली हम शॉर्टेस्ट लिंक को ही क्रैंक या ड्राइवर के नाम से जानते हैं, ग्रेशॉफ लॉ के अकॉर्डिंगली। और जो बाकी के बचते हैं उन्हें हम रॉकर, फॉलोअर, और एक को रॉकर फॉलोअर, दूसरे को कनेक्टिंग रॉड या कपलर के नाम से जानते हैं। अब ये आपको हर, जितने भी आपके इन्वर्जन आएंगे उनमें आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहला इन्वर्जन है 4 बार चेन मैकेनिज्म का बीम इंजन। तो यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, इसमें डायग्राम मेन इंपॉर्टेंट है, और इस डायग्राम को यदि आपने समझ लिया तो समझ लीजिए आपको इन्वर्जन धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि यदि आप देखेंगे तो ए बी जो है क्रैंक, क्योंकि यहाँ पर ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा है, शॉर्टेस्ट है, तो इसको हमने क्रैंक का नाम दे दिया। लिंक 3 और लिंक 4 जिन्हें हम लीवर कह रहे हैं, और जब ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा तो आप देख रहे हैं आउटपुट जो है हमें पिस्टन ऊपर नीचे मूव करेगा सिलेंडर के अंदर। तो ये हमें आउटपुट कैसी मिल गई कि रोटेटरी मोशन को हमने रेसिप्रोकेटरी मोशन में कन्वर्ट कर दिया, और विद द हेल्प ऑफ इन्वर्जन ऑफ 4 बार मैकेनिज्म। यदि आप चेक करेंगे तो ये 4 लिंक्स बन रहे हैं इसमें। लिंक एक तो फिक्स कर दिया हमने फ्रेम, जिसे हम फ्रेम कहते हैं। नंबर 2 जिसको हम इनपुट दे रहे हैं क्रैंक को, लिंक 2 को, और बाकी वो आपके कपलर, लीवर और रॉकर, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं भाई, बचे हुए बी सी और सीई को। और ई पे आपको आउटपुट मिल रही है रेसिप्रोकेटिंग के रूप में। तो रोटेटरी मोशन जो कि क्रैंक 2 लिंक 2 पर है, वो आपका किस में कन्वर्ट हो गया, रेसिप्रोकेटरी मोशन में। चलिए नेक्स्ट मैकेनिज्म आपका देखते हैं, जिसका नाम है कपलिंग रॉड। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा देखा जाता है, जैसे कि ट्रेन में देखते हैं आप, रेलगाड़ी के चलते हुए पहिए इसी के ऊपर काम करते हैं। कि जो ए बी है ये हमने फ्रेम बना लिया, और इसको हमने लिंक 1 का नाम दे दिया। और ये क्या काम करता है कि रेलगाड़ी के दोनों पहियों के बीच में एक पर्टिकुलर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को मेंटेन करता है। अब लिंक 4 और लिंक 2, आप जरूरी नहीं है कि जो लिंक 4 है और जो लिंक 2 है इनको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं एक दूसरे से, कि लिंक 4 को लिंक 2 कह सकते हैं और लिंक 2 को 4 कह सकते हैं। और नंबर 3 जो है वो आपकी कपलर है या कनेक्टिंग रॉड है, जो कि इन दोनों को आपस में जोड़ती है। और आउट इनपुट कहाँ पर दे रहे हैं ये डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें इनपुट दोनों जगह दी जा सकती है। एडी और बीसी की जो लेंथ है वो कांस्टेंट और फिक्स है, की लेंथ भी फिक्स है, मतलब इक्वल है। तो यहाँ पर
एक पहिए से दूसरे पहिए पर आपका मोशन ट्रांसमिट हो जाता है, और ऐसे ही हम आगे भी फिक्स करते रहते हैं तो पूरी ट्रेन को ऐसे ही मोशन ट्रांसमिट हो जाता है। दिस इज अनदर इन्वर्जन ऑफ 4 बार मैकेनिज्म, क्योंकि इसमें भी 4 लिंक है। नेक्स्ट हम देखते हैं वॉट इंडिकेटर मैकेनिज्म। अब ये कब काम आता है? ये हमारा देखिए, इसका नाम जैसे तो आपको बताया जा रहा है वॉट इंडिकेटर मैकेनिज्म। वॉट इंडिकेटर मैकेनिज्म में आप देख रहे हैं कि आप नीचे एक सिलेंडर दिखाया हुआ है जिसमें एक पिस्टन है, पिस्टन में नीचे से गैस का प्रेशर आ रहा है। तो जब प्रेशर हाई होता है तो वो पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करता है, और आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि यदि यहाँ पर प्रेशर आपका हाई आएगा तो एफ पॉइंट ऊपर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। और यदि आप इसमें देखेंगे कि लिंक 1 जो आप ए पॉइंट पर देख रहे हैं जिसको हमने फिक्स किया हुआ है, उससे हमने दूसरा लिंक जोड़ दिया है ए सी, और उसी लिंक पर बीच में हमने कनेक्ट कर दिया है बी एफ। और दूसरा जो लिंक है जिसको हमने लिंक नंबर 3 का नाम दिया है सी ई, तो उसको हमने ई पॉइंट पर, और इस सी पर हमने डी एफ एक कनेक्शन और दे दिया है। उन दोनों को हमने कॉमन पॉइंट एफ पर, जो बी एफ है और डी एफ है, उसको एक कॉमन पॉइंट दे दिया है। तो ये जो बी एफ और एफ डी है, ये लिंक 4 की तरह काम कर रहा है, जहां पर हमें आउटपुट प्राप्त हो रही है। तो जब आपका प्रेशर हाई होगा तो ये ऊपर उठेगा, एफ पॉइंट एफ डैश पे पहुंच जाएगा, मतलब जो डॉटेड लाइन है वो फाइनल पोजीशन को दिखा रही है, और जो सॉलिड लाइंस हैं वो इनिशियल पोजीशन को दिखा रही है। तो डायग्राम यदि आपकी समझ में आ गया तो उसके बारे में लिखना बहुत मुश्किल काम नहीं है। अब आता है नेक्स्ट, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। काम क्या होता है इसका, मतलब क्यों है, तो ये भी 4 बार मैकेनिज्म के ऊपर ही आधारित, लेकिन हो क्या रहा है इसमें कि हम पर्टिकुलरली रोटेटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, या रेसिप्रोकेटिंग मोशन को जैसे कहते हैं ना वाइस वर्सा, तो एक को दूसरे में किया जा सकता है, मतलब रोटेटरी को रेसिप्रोकेटिंग में या रेसिप्रोकेटिंग को रोटेटरी में। डिपेंड ये करता है कि आप इनपुट कहाँ पर दे रहे हैं। जैसे यदि आप अपने इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो जो फ्रेम है वो आपका लिंक 1 है। आपने क्रैंक पर, क्रैंक इसलिए लिखा हुआ है लिंक 2 को कि हमने अभी और चौथा जो है वो क्रॉस हेड के साथ आपका पिस्टन से जुड़ गया। तो जब आप रोटेटरी मोशन इनपुट देंगे तो जब वो अपना कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन करेगा तो आपको क्रॉस हेड पर, जहाँ पिस्टन पर, पिस्टन जो है वो आगे पीछे मूव करेगा, तो आपका जो रोटेटरी मोशन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, रेसिप्रोकेटिंग में। और इससे पहले वाले मैकेनिज्म को यदि आप ध्यान से देखें कि, और इसी के अकॉर्डिंगली समझने की कोशिश करें कि यदि मैं इनपुट यहां पर दे दूं, मतलब गैस का प्रेशर यहां पर आ जाए, तो ये पिस्टन को इस साइड में मूव करेगा, और इसकी वजह से, कनेक्टिंग रॉड की वजह से जो क्रैंक होगा जिसे हम लिंक 2 के नाम से जान रहे हैं, वो इस प्रकार से रोटेटरी मोशन को फॉलो करेगा। तो जो अभी आपको समझाया है कि वाइस वर्सा, कि यदि आप इनपुट रेसिप्रोकेटिंग दे रहे हैं तो आपका आउटपुट रोटेटरी मोशन मिल जाएगा, और यदि आप इनपुट रोटेटरी दे रहे हैं तो आपका आउटपुट रेसिप्रोकेटिंग मिल जाएगा। चलिए अब इसके इन्वर्जन, मतलब इन्वर्जन का मतलब है कि हमें डिफरेंट टाइप के आउटपुट प्राप्त करने हैं। जैसे आपका
स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का जो इन्वर्जन है वो पेंडुलम पंप और बुल इंजन। अब इसमें क्या किया गया है कि हमने सिलेंडर या लिंक 4 को हमने फिक्स कर दिया है। तो जब हमारा क्रैंक लिंक 2 जो है वो जो कि कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा हुआ है और एक पॉइंट पर पिवट है, पिवट का मतलब रोटेट कर सकता है उसके अबाउट, हिंज कह सकते हैं यहाँ पे से। किस पर है? लिंक 4 पर। लिंक 4 पर पिवटेड है। तो पिस्टन रॉड के द्वारा जो मोशन आपको प्राप्त हो रहा है वो आप देख सकते हैं कि दोनों पंप में एक साथ आउटपुट मिलेगी आपको। इसीलिए यदि आप इसकी नीचे वाली लाइन ढंग से पढ़ेंगे कि duplex pump which is used to supply feed water to boilers have two piston attached to the link 1। तो जो बीच वाली जो लाइन है जो कि दोनों पिस्टन को कनेक्ट कर रही है, एक्चुअली ये डायग्राम में थोड़ी सी गड़बड़ी है, ऊपर वाला जो सिलेंडर है उसके अंदर भी एक पिस्टन है। तो जब मोशन शुरू होगा तो एक पिस्टन नीचे आएगा, दूसरा पिस्टन ऊपर जाएगा। तो एक पिस्टन से सप्लाई पूरी हो जाएगी, दूसरे पिस्टन से क्लोज हो जाएगी। ऐसे ही जब दूसरा नीचे आएगा पहला ऊपर जाएगा। तो ये जो इनकी रेसिप्रोकेटिंग मोशन के द्वारा हमने वाटर सप्लाई जो है बॉयलर को कंटिन्यूएशन में देने के लिए ये इसका स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म को यूज किया है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल जो है वो ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन का है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट कर रहा है। और इस मैकेनिज्म में लिंक 3 जो है आप देख पा रहे होंगे, कनेक्टिंग रॉड जिसे हम लिंक 3 कहते हैं, एक टर्निंग पेयर और उसे हमने फिक्स कर रखा है। लिंक 3 जो है वो कनेक्टिंग रॉड ऑफ रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन मैकेनिज्म, मतलब जो लिंक 3 हमने सेलेक्ट किया है वो कनेक्टिंग रॉड, एक रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन के कनेक्टिंग रॉड को हमने ये ना फिक्स कर दिया है। जब क्रैंक मतलब लिंक 2 रोटेट करता है तो पिस्टन जो होता है इससे अटैच होकर के और रेसिप्रोकेट करता है पिस्टन सिलेंडर के अंदर। तो किसके अबाउट ए पिवट पॉइंट एट ए। अब या आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये जो पिवट पॉइंट दिखाया हुआ है वहां पर ए नहीं लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि जहां पर पिवट हुआ है वो पॉइंट ए है। जो आप पिस्टन से देख रहे हैं पिस्टन रॉड और इसमें एक बीच में पॉइंट लगा हुआ है तो उसे हम पॉइंट ए कह रहे हैं। सो ये हमारा दूसरा स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन था। तीसरा हम देखते हैं रोटेटरी। ये बड़ा बहुत ही अच्छा इंटरनल कंबशन इंजन्स, और आप देख रहे हैं कि एक साथ 7 पिस्टन्स को कवर किया जा रहा है। और यदि आप इसको ध्यान से इसकी थोड़ी सी रीड आउट करेंगे इसको, आजकल यूज नहीं होते लेकिन कुछ कुछ पहले होते थे। रोटेटरी इंटरनल कंबशन इंजन वर यूज्ड इन एविएशन but nowadays gas turbines are used in its place. It consists of 7 cylinders in one plane and all revolves about fixed center D। जो कि इसमें फिर से थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, मतलब जो आप कह सकते हैं कि डायग्राम्स में मेंशन नहीं किया हुआ है कि कहाँ पर डी पॉइंट है। डी पॉइंट जो है वो आपका जो सेंटर वाला पॉइंट है उसे डी पॉइंट है। वाइल द क्रैंक या लिंक 2, ये सारे के सारे क्रैंक लिंक 2 हैं, is fixed in this mechanism when the connecting rod rotates। मतलब जिसे हम जो लिंक 4 है कनेक्टिंग रॉड, इसमें 7 कनेक्टिंग रॉड लगी हुई होंगी। तो जब
कनेक्टिंग रॉड रोटेट्स द पिस्टन, जिसे हम लिंक 3 कह रहे हैं, रेसिप्रोकेट्स इनसाइड द सिलेंडर फॉर्मिंग लिंक 1। तो इस प्रकार से हम 7 सिलेंडर की मोशन को के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं एट ए टाइम विद द हेल्प ऑफ ए क्रैंक। तो इट इज अनदर इन्वर्जन ऑफ स्लाइडर क्रैंक mechanism. Next is crank and slotted lever quick return motion mechanism. बहुत ज़्यादा यूज होता है ये, आप शेपर मशीन में यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा शेपर मशीन होती है जो फॉरवर्ड जो होता है स्ट्रोक उसमें कटिंग करती है और रिटर्न स्ट्रोक में उसका टूल विदाउट कटिंग पीछे आता है। तो इसे भी हम अपने विद द हेल्प ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म यूज किया है। और इसका जो पाथ है वो P1 से P2 तक, और जिसको हम इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, देखेंगे कि यहाँ पर 90 माइनस अल्फा बाई 2 लिखा हुआ है। स्लॉटेड बार जिसे हमने लिंक 4 के नाम से कहते हैं, और फिक्स जो किया हुआ है हमने वो लिंक 3 को कर दिया है। अब देख रहे हैं आप कि जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई पर्टिकुलर लिंक ही फिक्स करें, तो ये इसीलिए इन्वर्जन नाम दिया गया है इसका। और इसमें आप देख रहे हैं कि क्रैंक जिसको हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं और जो कि बीटा एंगल पर पूरा रोटेट कर रहा है, और उसके बाद रिटर्न मैकेनिज्म में वो अल्फा को मतलब एंगल को फॉलो कर रहा है। तो कभी देखिए ये 3 डायमेंशनल डायग्राम नहीं है, ये 2D डायग्राम है बेसिकली। तो इसको समझना थोड़ा सा, एक दो बार जब आप रीडिंग करेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे इस डायग्राम से, तभी आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। बस अभी तो आप ये समझ सकते हैं कि जो आप ऊपर देख रहे हैं टूल, ये टूल जिसके ऊपर आपको कटिंग करनी है उसको आप बेड पे रख करके इस टूल के माध्यम से उसकी कटिंग करते हैं, और आप उसके ऊपर देख रहे हैं कि जो लेफ्ट से राइट जा रहा है वो कटिंग स्ट्रोक है और रिटर्न स्ट्रोक में कटिंग नहीं हो रही है। तो बेसिकली हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन आउटपुट के रूप में चाहिए। कहाँ से चाहिए? विद द हेल्प ऑफ क्रैंक। क्रैंक को हम रोटेट करेंगे और मैकेनिज्म को इस प्रकार से जनरेट करेंगे कि हमें आउटपुट जो है वो, जो आप ऊपर देख रहे हैं कनेक्टिंग रॉड के बाद जो हमें टूल पर आउटपुट मिल रही है वो कैसे मिल जाए? रेसिप्रोकेटिंग। इंपॉर्टेंट है, लेकिन डायग्राम थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को, 1 या 2 बार बना करके देखना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक ये मूव कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं P1 से P2, या आप इसे कह सकते हैं R1 से R2। तो इसको हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ स्ट्रोक। कि जैसे आपने सुना होगा लेथ मशीन के बारे में कि 4 फुटी लेथ है, 6 फुटी लेथ है, 8 फुटी लेथ लेथ है। तो ये सब जो नाम दिए जाते हैं वो उसके लाइन ऑफ स्ट्रोक से दिए जाते हैं कि उसकी बेड की लंबाई कितनी है, मतलब उसके अंदर आप कितना बड़ा पीस, कितनी लंबाई का पीस उस मशीन पर काम कर सकते हैं उस पर। ऐसे ही ये जो लाइन ऑफ स्ट्रोक है ये निर्धारित करती है कि आपका जो पीस है वो कितना लंबा आप ले सकते हैं जिसकी आपको कटिंग करनी है। और ये एक फॉर्मूला जनरेट कि टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक अपॉन टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक। तो अभी आपको बताया था मैंने कि फॉरवर्ड स्ट्रोक के लिए बीटा एंगल फॉलो करता है और रिटर्न स्ट्रोक के लिए अल्फा एंगल को फॉलो करता है। मतलब ये बेसिकली एंगुलर डिस्टेंस है। एंगल इज बेसिकली एंगुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर आप टाइम ऑफ कटिंग अपॉन टाइम ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा, और दैट इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन, क्योंकि अल्फा को आप लिख सकते हैं 360 माइनस बीटा, जो कि आप देख सकते हैं कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में टोटल कितना एंगल 360 होगा यदि पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। तो आप अल्फा की जगह पर 360 माइनस बीटा, या बीटा की जगह पर 360 माइनस अल्फा लिख सकते हैं।
डिपेंड न्यूमेरिकल पे करता है कि वहां पर आपको बीटा गिवन है या अल्फा गिवन है। यदि बीटा गिवन है तो पहले वाला फॉर्मूला यूज होगा, और अल्फा गिवन है तो बाद वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप। और इसके द्वारा यदि आपको लेंथ ऑफ स्ट्रोक निकालनी है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक, या जिसे हम टूल ट्रेवलिंग भी कहते हैं कि टूल ने कितनी ट्रेवल करा, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, तो ये आप फाइनली ट्वाइस ऑफ ए पी इंटू सी बी अपॉन ए सी, ट्वाइस ऑफ ए पी एंड सी बी अपॉन ए सी। आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने डायग्राम में, यदि आप डायग्राम को फिर से देखेंगे, आपका सबसे लोएस्ट पॉइंट है ए और सबसे हाईएस्ट पॉइंट पी, तो ट्वाइस ऑफ ए पी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और सी बी इज वॉट, यदि आप अपने डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो जो क्रैंक का सेंटर है सी, और वहां से स्लाइडर तक की दूरी बी, मतलब बेसिकली रेडियस ऑफ द सर्किल जो फॉर्म कर रहा है क्रैंक की लंबाई को हम सी बी वो हमें पता होगी, और ए सी ये हमें कि कितनी लंबाई वाले लिंक को हमने फिक्स किया है। तो ट्वाइस ऑफ ए पी इंटू सी बी अपॉन ए सी, इस फॉर्मूले से आप ये बता सकते हैं कि लेंथ ऑफ स्ट्रोक कितनी होगी। नेक्स्ट, ये भी जो नेक्स्ट आ रहा है आपके स्क्रीन पर आने वाला है, वो भी क्विक रिटर्न मैकेनिज्म पर ही है, और इसको भी आप शेपर मशीन्स के लिए यूज करते हैं या स्लॉटिंग मशीन्स के लिए यूज करते हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर वाली लाइन, और डायग्राम भी देख करके आप देख सकते हैं कि लगभग कुछ वैसा सा ही डायग्राम है जो अभी हमने यूज किया, बस इसमें अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। राइट साइड में देख सकते हैं आप कि फॉरवर्ड स्ट्रोक कटिंग स्ट्रोक है और रिटर्न स्ट्रोक आप, और वही है कि टूल जब आगे की तरफ जाएगा तो वो कटिंग करता हुआ जाएगा, और रिटर्न में वो कोई कटिंग नहीं करेगा। तो आपको थोड़ी सी अपने आप प्रैक्टिस भी करने की आवश्यकता है कि इन डायग्राम्स को थोड़ा सा कनेक्ट करें इसकी थ्योरी के साथ में। लेक्चर में तो सिर्फ आपको ये बताया जा सकता है कि हम सी डी को फिक्स कर रहे हैं, अल्फा एंगल मूव हो रहा है, बीटा एंगल रिटर्न में मूव हो रहा है, फॉरवर्ड में मूव हो रहा है, और अल्फा एंगल रिटर्न में मूव हो रहा है। तो ये सब चीजें तो हम आपको बता सकते हैं, बट इन्हें अपने दिमाग में बैठाने के लिए आपको इस डायग्राम को कम से कम एक बार बना करके देखना चाहिए। और यदि डायग्राम आप बना लेते हैं तो आप एग्जाम में इसके बारे में बहुत अच्छे से अपने आप भी लिख करके आ सकते हैं, क्योंकि आपको केवल तीन चार चीजों का पता होना चाहिए कि किस लिंक को हमने फिक्स किया है, कहाँ पर हम इनपुट दे रहे हैं दैट इज क्रैंक, और जो कनेक्ट कर रहा है उसे कनेक्टिंग रॉड कहते हैं, और आउटपुट आपको कहाँ पर मिल रही है। राइट, तो बढ़ते हैं आगे। आज थोड़ा सा समझना है और इन चीजों को आगे बढ़ाना है। तो आप देख सकते हैं बस इसके लिए जो अभी हमने इससे पहले वाला मैकेनिज्म देखा था, तो वहां पर बीटा जो था वो कटिंग स्ट्रोक का एंगल था, और तो मतलब उसका रिवर्स आएगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ये जो हम फाइनली फॉर्मूला देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक अपॉन टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक दैट इज अल्फा अपॉन बीटा। और फिर से आप ये कह सकते हैं कि इट डिपेंड्स कि हमें एग्जाम में क्या दिया हुआ है कि अल्फा, तो हम अल्फा की टर्म्स में लिख सकते हैं बीटा को 360 माइनस अल्फा, और अल्फा बीटा की टर्म्स में लिख सकते हैं 360 माइनस बीटा अपॉन बीटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहले वाला था हमारा सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, और अब हम अपने आप स्विच कर रहे हैं इन्वर्सन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो पहले डबल स्लाइडर क्रैंक को समझते हैं। काइनेमेटिक चेन जिसमें दो टर्निंग पेयर हो और दो स्लाइडिंग पेयर हो, उसे हम डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म कहते हैं। तो आप देख रहे हैं जो आपका स्क्रीन पर आपको डायग्राम नजर आ रहा है,
कि लिंक 2 और लिंक 1 फॉर्म्स वन टर्निंग पेयर एंड लिंक 2 एंड लिंक 3 फॉर्म्स सेकेंड टर्निंग पेयर। समझिए बच्चों, ध्यान से देखिए, 2 और 1 एक टर्निंग पेयर बना रहे हैं और 3 और 4 एक टर्निंग पेयर बना रहे हैं, जबकि लिंक 3 एंड लिंक 4 फॉर्म्स वन स्लाइडिंग पेयर और 1 एंड 4 सेकेंड स्लाइडिंग पेयर। बिल्कुल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि स्लाइडिंग कहाँ कहाँ पर हो रही है, 1 और 4 पर और 3 और 4 पर। तो जो फिक्स है उसके साथ में 1 और 3 ने जो स्लाइडिंग मोशन आप देख रहे हैं, ऊपर वाला जब नीचे की तरफ आएगा तो बी वाला जो पिस्टन है वो लेफ्ट साइड में मूव करेगा, जब बी वाला राइट साइड में आएगा तो ए वाला जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। और ये कैसे होगा कि जब ये पूरा का पूरा एक रिवॉल्यूशन करेगा, तो जो आपका आप इसे देख रहे हैं कि एक नहीं, दो दो आपको रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिल रहे हैं, और यहाँ पर दो टर्निंग पेयर और दो स्लाइडिंग पेयर। पेयर का मतलब है दो चीजें आपस में स्लाइडिंग पेयर बना रही है और दो चीजें आपस में टर्निंग, दो लिंक आपस में टर्निंग पेयर बना रही है। चलिए इसके इन्वर्जन देख रहे हैं आप, जैसा कि आप स्क्रीन पर अभी देखेंगे कि 21 से लेकर के 24 तक लगातार आपका ये आया है। इलिप्टिकल ट्रेमल, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम इलिप्स को ड्रॉ करते हैं। तो इसमें कैसे क्या किया जाता है, द इन्वर्जन इज ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग द स्लॉटेड प्लेट लिंक 4। आपके डायग्राम में आपको नजर आ रही होगी स्लॉटेड प्लेट, जिसे आप लिंक 4 के नाम से। द फिक्स प्लेट और लिंक 4 हैज टू स्ट्रेट ग्रूव्स कट इन एट द राइट एंगल। आप देख सकते हैं कि ये जो एक ऐसे है स्लॉटेड और एक ऐसे है स्लॉटेड, दोनों एक दूसरे के साथ राइट एंगल पर है। तो द फिक्स प्लेट और लिंक 4 हैज टू स्ट्रेट ग्रूव्स कट इन at right angle to each other. Link 1 and link 2, 3. Link 1 and link 3 are known as slider and form sliding pair with the link 4. बिल्कुल सही बात है, जो जो पिस्टन है वो लिंक 1 और लिंक 3 के नाम से हमने उन्हें कहा है, और ये दोनों स्लाइडिंग पेयर बना रहे हैं। और लिंक 2 जो ए बी के द्वारा आप देख पा रहे हैं, which forms turning pair with the link 1 and 3। तो उसके द्वारा हमें क्या मिलेगा, इलिप्स। क्योंकि जब स्लाइडिंग मोशन होगी तो वो रोटेटरी में कन्वर्ट होगी, और रोटेटरी मोशन के द्वारा जो पी पॉइंट है वहां उसके अकॉर्डिंगली हमें इलिप्स प्राप्त हो जाएगा। तो जैसा कि इसका नाम भी बता रहा है, इलिप्टिकल ट्रेमल। अब यदि हम इसके अंदर जो इसका डायग्राम है राइट हैंड साइड वाला उसको ध्यान से देखें, तो जो पी पॉइंट है वो ए बी लिंक पर है, और यदि हमने पी से परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल दो लाइनें खींच दी तो उन्होंने एक्सिस को आर और क्यू पर कट किया, और ओरिजिन ओ से आर तक की डिस्टेंस को हमने एक्स, और ओ से क्यू तक की डिस्टेंस को हमने, या उसे कह सकते हैं आप पी आर इक्वल्स टू ओ क्यू, तो उसे हमने वाई मान लिया। और यदि इनको हम निकालेंगे तो x और y की वैल्यू आप AP की टर्म्स में निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमें करना है वो यही करना है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू हमने निकाल ली। तो x बराबर आ गया PQ बराबर आ गया AP cos थीटा, और ऐसे ही y बराबर PR बराबर BP sin थीटा। तो आप इसे लिख सकते हैं x अपॉन ए पी बराबर कॉस थीटा और y अपॉन बी पी बराबर साइन थीटा, और इसका आपने स्क्वायर करके ऐड कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। तो ये आप इक्वेशन देख सकते हैं कि ये इक्वेशन किसकी है, इलिप्स की, जिसे हमने कैसे ड्रॉ करा है,
विद द हेल्प ऑफ पॉइंट P। तो हम ये कह सकते हैं कि path traced by the point P is an ellipse whose semi major axis is AP और semi minor axis is BP। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट मैकेनिज्म है जिसे हम स्कॉच यॉर्क मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं, और उसका काम होता है कि रोटेटरी मोशन को आप कन्वर्ट कर देते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कि, और इसमें भी क्या कर सकते हैं हम कि या तो लिंक 1 को या लिंक 3 को हम फिक्स कर सकते हैं। तो यदि लिंक 1 फिक्स कर दिया, तो जब हम लिंक 2 को, जिसे हम क्रैंक कहते हैं, बी पॉइंट के अबाउट रोटेट करेंगे, तो लिंक 4 जो कि फ्रेम के कॉरस्पॉन्डिंग रेसिप्रोक करेगा और हमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन प्राप्त हो जाएगा। ओल्डमैन कपलिंग नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है हमारे सामने आ चुका है, ओल्डमैन कपलिंग। अब इसका काम क्या होता है कि इस कपलिंग के द्वारा जो पैरेलल शाफ्ट्स होते हैं उनको जोड़ा जाता है। दो पैरेलल शाफ्ट हैं जिनकी एक्सिस जो है वो एक मतलब कंपैरेटिवली स्मॉल डिस्टेंस पर है, और कपलिंग का यूज वही होता है जहां पर दो शाफ्ट के बीच की डिस्टेंस कम होती है। अदरवाइज बेल्ट्स का यूज होता है, आपने देखा भी होगा कि दो शाफ्टों के बीच में यदि पावर ट्रांसमिट करनी है तो बेल्ट के द्वारा की जाती है जब डिस्टेंस ज्यादा हो। डिस्टेंस कम होती है तो विद द हेल्प ऑफ गियर्स या कपलिंग्स के द्वारा हम यूज करते हैं। और इन दोनों शाफ्ट को इस तरीके से कपल किया जाता है, जोड़ा जाता है कि यदि एक शाफ्ट रोटेट करता है तो दूसरा शाफ्ट भी सेम स्पीड पर रोटेट करेगा। द शाफ्ट, तो इस इन्वर्जन में हमें क्या मिलता है कि हम लिंक 2 को कर देते हैं फिक्स, और जो कनेक्टिंग शाफ्ट हैं उनके द्वारा हमें क्या, जो लिंक आपकी जो दो फ्लैंज, कपलिंग में हमेशा फ्लैंज यूज होते हैं, उनको आपस में टाइट कर दिया जाता है नट बोल्ट्स के द्वारा। तो उन लिंक 1 और लिंक 3 पर आपको, जैसा कि साइड व्यू दिखाया हुआ है, यदि आप ध्यान से देखें तो ये जो है आपकी दोनों फ्लैंज को आपस में जोड़ा गया है, और आपको जो पर्टिकुलर मोशन है वो मिलना शुरू हो जाता है। तो ओल्डमैन कपलिंग, द शाफ्ट्स टू बी कनेक्टेड हैव टू फ्लैंज, मतलब दोनों शाफ्टों के सिरे पर फ्लैंज होते हैं जिनको हम आपस में रिजिडली फास्टन, मतलब उनको नट बोल्ट्स के द्वारा फास्टन कर देते हैं, और आपको जो मोशन होता है वो प्राप्त हो जाता है कि दोनों पैरेलल शाफ्ट को आपने एक सेम स्पीड पर, जो कि स्मॉल डिस्टेंस पर थे, उन्हें कनेक्ट कर दिया। तो एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, और इसमें हम क्योंकि रोटेटरी मोशन के द्वारा कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो उसके द्वारा हम v बराबर आर ओमेगा, तो स्लाइडिंग स्पीड निकाल सकते हैं कि कितनी स्लाइडिंग स्पीड होगी, वो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो इन्वर्जन का था वो हमने पढ़ा, थोड़ा सा समझने का है और डायग्राम को बना बना करके देखने का है। और यदि हम इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यहाँ से हर बार आपको एक, कम से कम एक या ज़्यादा से ज़्यादा दो इन्वर्जन जरूर मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है आपकी स्क्रीन पर वेलोसिटी मैकेनिज्म, और उसमें भी हम क्या सीखने जा रहे हैं, इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड। और इसके लिए बेसिकली आपको अपना ज्योमेट्री बॉक्स लेकर के बैठना चाहिए, क्योंकि इसमें ज्योमेट्री बॉक्स का काफ़ी उपयोग होगा। लेकिन इसे सीखने से पहले हम कुछ चीज़ें सीखेंगे। इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड, जैसे कि इसका नाम बता रहा है, और इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर किसी भी पॉइंट को हम सेंटर एज्यूम कर लेते हैं और उसके रेस्पेक्ट में हम मोशन को देखते हैं। तो यदि देखिए जो सबसे स्क्रीन पर आपके जो दिखाया हुआ है, दैट इज कि मोशन ऑफ ए लिंक, यदि आप इसको ध्यान से देखें कि ए बी आपने एक रिजिड लिंक लिया,
जो मूव कर रहा है अपनी इनिशियल पोजीशन ए बी से A1 B1 पर, देख रहे हैं आप। तो a little consideration will show that the link neither has wholly a motion of translation nor wholly rotational। मतलब जो लिंक है आपका, उसका जो मोशन है ना तो कंप्लीटली ट्रांसलेशनल है, ना ही रोटेशनल है। सो बट यू कैन से कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन, मतलब दोनों मोशन हो रहे हैं इसमें। यदि ए से ए डैश तक देखोगे तो ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, और यदि आप बी से बी डैश से बी तक B1 तक देखोगे A1 के रेस्पेक्ट में, तो वो रोटेटरी मोशन हो रहा है। सो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेटरी मोशन। तो अब यदि आप सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जहां पर ईयर्स लिखा हुआ है 2021-22, तो वहां पर लिखा हुआ है दिस कंबाइंड मोशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ द लिंक ए बी may be assumed to be a motion of pure rotation about some center I। मतलब एक्चुअल में तो उसके अंदर कंबाइंड दोनों प्रकार के मोशन हो रहे हैं, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में हो रहे हैं? कभी ए के, कभी बी के रेस्पेक्ट में। बट यदि हम एक ऐसा मतलब प्योर रोटेशन यदि हम एज्यूम कर लें मोशन को, एक इंस्टेंटेनियस सेंटर, एक आई को हम नाम देते हैं, और इसे हम वर्चुअल सेंटर भी कहते हैं, कि इमेजिन कर लें उसके अबाउट इस लिंक का केवल और केवल रोटेशनल मोशन हो रहा है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, इसीलिए इसे हम आई से डिनोट करते हैं। तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, क्योंकि डिपेंड ये कर रहा है कि यदि लिंक ए बी जो A1 B1 पर पहुंच गया, तो वो एक एग्जाम्पल है कंबाइंड मोशन ऑफ रोटेशन और ट्रांसलेशन का। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मोशन रोटेशन पहले हुआ या ट्रांसलेशन पहले हुआ, पहुंचा कहां पर? B1 पर। तो हम यदि इनिशियल पोजीशन से B1 तक की मोशन को एक इमेजिनरी सेंटर के अबाउट प्योरली रोटेशनल मोशन मान लें, तो उस सेंटर को हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, या इसे दो नाम से और जानते हैं, सेंट्रो और वर्चुअल सेंटर। स्टूडेंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आपको दोनों नाम पता होने चाहिए, अदरवाइज कभी कभी हमें आती हुई डेफिनेशन भी गलत करके आ जाते हैं कि हमें उसका दूसरा नाम नहीं पता होता और पूछा हुआ दूसरा नाम होता है। सपोज आपके एग्जाम में पूछिए व्हाट इज वर्चुअल, या एक्सप्लेन वर्चुअल सेंटर, एक्सप्लेन सेंट्रो, तो अब हमें ये नहीं पता कि इंस्टेंटेनियस सेंटर को ही ये कहते हैं, तो हमारा वो क्वेश्चन मिस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ चीज है जिनको हमें याद रखना है। यदि आपकी कोई भी मूविंग बॉडी है, तो द इंस्टेंटेनियस सेंटर, आप इसके नीचे वाली लाइन पढ़ सकते हैं जो सबसे लास्ट पैराग्राफ है। द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ ए मूविंग बॉडी may be defined as that center which goes on changing from one instant to another instant। अब ध्यान से समझिए कि बॉडी मूव कर रही है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, उसका इंस्टेंटेनियस सेंटर कुछ है, दूसरे इंस्टेंट पर मतलब दूसरे टाइम पर उसका इंस्टेंटेनियस सेंटर कुछ और है, तीसरे पे कुछ और है। तो लोकस ऑफ ये जो I1 I2 I3 आपको अलग अलग इंस्टेंटेनियस सेंटर मिल रहे हैं, अलग अलग इंस्टेंट पर, अलग अलग टाइम पर। इन सब का जो लोकस होगा, लोकस मतलब इनको मिला दिया जाए, I1 I2 I3 को एक डॉटेड लाइन के द्वारा मिलाया जाए, तो उसे कहते हैं हम सेंट्रोड, जो आप सेकंड लास्ट लाइन में देखेंगे। और जो लाइन ड्रॉप हुई है, जिसको हमने ज्वाइनिंग किया है, और प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, उस लाइन के
को जिसको हमने ज्वाइन करा उसके परपेंडिकुलर तो उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस। और इस एक्सिस का जो लोकस होता है उसे हम कहते हैं एक्सोड। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार कि यदि हम अलग अलग टाइम पर अलग अलग इंस्टेंटेनियस सेंटर मिल रहे हैं हमें और उन सबको ज्वाइन कर दें तो इस लोकस को कहते हैं हम सेंट्रॉइड। और यदि जो हमने लाइन ड्रॉ करी है इंस्टेंटेनियस सेंटर्स की उसके परपेंडिकुलर मतलब प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर हम एक्सिस ड्रॉ कर दें तो ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस हमें मिल रही है इन सब का लोकस जो है वो उसे हम कहते हैं एक्सोड। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो अभी तक हमने तीन चार चीजें सीखी, जैसे इंस्टेंटेनियस सेंटर किसे कहते हैं, उसके लोकस को सेंट्रोड कहते हैं, और जो एक्सिस का लोकस है उसे हम एक्सोड कहते हैं। अब स्पेस सेंट्रोड और बॉडी सेंट्रोड ये क्या होते हैं आपके स्क्रीन पर आने वाले हैं कि इंस्टेंटेनियस सेंटर इन स्पेस, स्पेस का मतलब थ्री डायमेंशनल, उसे हम कहते हैं स्पेस सेंट्रोड। और लोकस ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर रिलेटेड टू बॉडी इटसेल्फ, मतलब जिस बॉडी के लिए आप ये काम कर रहे हैं, जिसके लिए आप ये सेंट्रोइड और एक्सोड या इंस्टेंटेनियस सेंटर की गणनाएं कर रहे हैं, इनको एनालिसिस कर रहे हैं, उस बॉडी के रेस्पेक्ट में इंस्टेंटेनियस सेंटर का जो लोकस होगा वो बॉडी सेंट्रोइड होगा। सो आप स्क्रीन पर यदि आप देखेंगे तो the two centroid have instantaneous centers as a common point at any instant, and during the motion of the body centroid rolls without slipping over the space centroid. तो आप ये देख रहे हैं कि जो I1 है आपके डायग्राम में सबसे नीचे, और जो C1 है और I2 और C2, तो जो I1 I2 दिखाए गए हैं वो स्पेस सेंट्रोइड के लिए दिखाए गए हैं, और C1 C2 जो बॉडी सेंट्रोइड के लिए दिखाए गए हैं। तो विद रेस्पेक्ट टू लिंक, जिसको हमने A1 B1 और A2 B2 के नाम से, फाइनल पोजीशन को A2 B2 और इनिशियल पोजीशन को A1 B1। तो यदि आप ध्यान से देखें तो A1 C2, क्योंकि रेडियस मान लीजिए इसको आप C2 जो है A1 C2, ध्यान से समझिए, A1 C2 इज इक्वल टू A2 I2 and B1 C2 इक्वल टू B2 I2। क्योंकि जब I1 आगे पहुंचेगा तो उसके लिए A2 जो है, जो A2 पोजीशन है वो I2 के रेस्पेक्ट में रेडियस बन जाएगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो वो क्या कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि बॉडी सेंट्रोइड जो है बॉडी का, वो विदाउट स्लिपिंग ओवर द स्पेस सेंट्रोइड ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द बॉडी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वेलोसिटी को कैसे निकाला जाएगा इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड के द्वारा। तो अब आपको यहां तक सुनते सुनते ऐसा लग रहा होगा थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है, लेकिन नहीं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब आप ध्यान से देखें अपनी स्क्रीन पर, ये जो आपका लेफ्ट डायग्राम जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, बस अब आपको इसको समझना है कि ये जो ए बी लिंक है, इससे इसके लिए हमें कहीं पर इंस्टेंटेनियस सेंटर आई मिल गया, ये रहा। मतलब इस पॉइंट के अबाउट इस ए बी का जो मोशन है वो प्योरली रोटेटरी मोशन है। अभी आपने डेफिनेशन में पढ़ा भी है। तो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि ए पॉइंट पर वेलोसिटी दैट इज वी ए अपॉन ए आई। ए आई इज व्हाट, रेडियस। और ये फॉर्मूला कहां से जनरेट हुआ है, ध्यान से समझिए। देखिए v बराबर होता है आर ओमेगा। अब ओमेगा तो रहता है कांस्टेंट, इसका मतलब v अपॉन आर को कांस्टेंट होना होगा, क्योंकि रोटेटरी मोशन में
यदि लिंक ए बी आई के रेस्पेक्ट में रोटेटरी मोशन कर रहा है तो ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेगा। तो यदि मैं वी ए लिख देता हूं यहां पर वी ए, तो ए के रेस्पेक्ट में आई के लिए रेडियस कितनी हो जाएगी, तो इस रेडियस को मैं लिख लूंगा ए आई। और ऐसे ही यदि मैं बी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालूंगा तो इसे लिख लूंगा वी बी, और बी के लिए क्या हो जाएगा बी आई, को याद रखना है। और इसी लॉजिक से आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, चाहे वो कितने भी पॉइंट हो। यदि आप इस बॉडी के ऊपर एक तीसरा पॉइंट और ले लेते हैं लिंक पर, ये जो पूरी बॉडी है सी पॉइंट ले लेते हैं, तो सी पॉइंट की के लिए भी वेलोसिटी जो होगी वी सी अपॉन सी आई हो जाएगी, जो कि आप नीचे वाली लाइन में देख सकते हैं कि यदि हम एक और पॉइंट ले लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कितने इंस्टेंटेनियस सेंटर होते हैं। 4 बार मैकेनिज्म की बात करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल 4 बार मैकेनिज्म का ही है। तो यहाँ पर कैपिटल एन जो है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है कि कितने इंस्टेंटेनियस सेंटर होंगे, और जो स्मॉल एन है वो क्या है, नंबर ऑफ लिंक्स। तो इसके अकॉर्डिंगली n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, यहां से आपको नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर प्राप्त हो जाएंगे। अब कितने इंस्टेंटेनियस सेंटर होते हैं, 3 प्रकार के इंस्टेंटेनियस सेंटर होते हैं। एक तो वो जो फिक्स होते हैं, एक वो जो परमानेंट होते हैं, और तीसरे वो जो फिक्स भी नहीं होते हैं और ना ही परमानेंट होते हैं। तो जो फिक्स्ड होते हैं और जो परमानेंट होते हैं उन्हें हम प्राइमरी इंस्टेंटेनियस सेंटर कहते हैं, और जो तीसरा वाला बचा जो कि फिक्स भी नहीं होता परमानेंट भी नहीं होता है, उसे हम सेकेंडरी इंस्टेंटेनियस सेंटर कहते हैं। तो यदि आप 4 बार मैकेनिज्म की बात करें तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी और नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर कितने हो जाएंगे 6। तो वो जो 6 होंगे उन्हें कैसे कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से समझिए। और इसे निकालने के लिए पहले हम आगे वाला एक डायग्राम समझते हैं, जिससे कि ये वाला, ये टेबल, आपको क्या करना है कि आपको 1 2 3 4 जितने लिंक हैं उनके नाम ऐसे डाल देने हैं 1 2 3 4। अब जो 1 है 1 का 2 के साथ में, 1 का 3 के साथ में, 1 का 4 के साथ में, तो आपने लिख लिया I12 I13 और I14। फिर 2 का 3 के साथ में, 2 का 4 के साथ में, तो 2 3 और 2 4 लिख लिया। फिर 3 का 4 के साथ में, और 4 का तो किसी के साथ में है ही नहीं। तो 6 जो इंस्टेंटेनियस सेंटर हमें मिले वो इस प्रकार से इस टेबल के द्वारा आप लिखने का तरीका बताया है मैंने, अभी आपको निकालने का तरीका नहीं बताया। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसके द्वारा कि जो आपके I14 है और I12 है वो आपके फिक्स्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर है, और I34 और I23 वो परमानेंट इंस्टेंटेनियस है। लेकिन जो हमें आगे या पीछे डॉटेड लाइन को बढ़ाने पर मिल रहे हैं उन्हें हम नाइदर फिक्स और नॉर परमानेंट, जैसे यदि आप देखेंगे तो 1 3 और 2 4 ये आपके नाइदर फिक्स और नॉर परमानेंट, और इन्हें हम सेकेंडरी इंस्टेंटेनियस सेंटर के नाम से जानते हैं। बाकी जो 4 ऊपर वाले जिनमें से 2 फिक्स हैं और 2 परमानेंट हैं उन्हें हम प्राइमरी के नाम से जानते हैं। लोकेशन निकालने के लिए अब आपको मैं एक तरीका बताऊंगा, बुक्स में जो दिया हुआ है उससे थोड़ा सा आसान रहेगा वो। तो अभी हमने मेथड्स ऑफ लोकेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर इन मैकेनिज्म की अभी हमने सीख लिया था कि हमें 1 2 3 4 लिखना है, और उसके द्वारा 1 का 2 के साथ में, 1 का 3 के साथ में, 1 का 4 के साथ में, और ऐसे ही 2 का 3 के साथ में, 2 का 4 के साथ में, और 3 का 4 के साथ में। इस प्रकार से हम I12 I13 I14 I23 I24 I34 इनका नाम डाल सकते हैं। अब इसको बनाने के लिए देखिए क्या करना है, आपकी स्क्रीन पर एक
राइट हैंड साइड में आप कितनी भी रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करिए और उस सर्किल पर 4 पॉइंट 1 2 3 4 डाल दीजिए और इन्हें आपस में कनेक्ट कर दीजिए। तो 1 2 3 4 बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ गई है आपकी स्क्रीन पर। अब इसे समझ लीजिए, 4 बार मैकेनिज्म की बात हो रही है तो 4 लिंक है। 1 2 3, एक सर्किल खींचा आपने सबसे पहले ये वाला, और इसमें 1 2 3 4 ये आपने 4 पॉइंट डाल दिए। अब आपने देखा कि 2 से 4 को मिलाने पर एक ट्राइंगल इधर बन रहा है, एक ट्राइंगल उधर बन रहा है। तो इसका मतलब ये जो I24 जो है, I24 I24 कैसे मिलेगा हमें, ध्यान से समझिए। इस लाइन के लेफ्ट वाले जो हैं और राइट वाले जो हैं, ये लेफ्ट मान लेते हैं, इसे राइट मान लेते हैं। तो लेफ्ट में कौन कौन से इंस्टेंटेनियस हैं, I12 और I14। और यहां पर कौन से, I23 और I34। तो I23 और I34 को आगे बढ़ा करके और I12 और I14 को आगे बढ़ा करके कौन सा मिलेगा हमें इंस्टेंटेनियस सेंटर, I24। मतलब इस 24 के लेफ्ट वाले दोनों इंस्टेंटेनियस सेंटर को आगे बढ़ा दो और राइट वाले दोनों इंस्टेंटेनियस सेंटर को आगे बढ़ा दो, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, I24। ऐसे ही यदि हम 1 3 की बात करें तो इसके लेफ्ट साइड में I14 और I34 को आगे बढ़ा दो और I12 और I23 को आगे बढ़ा दोगे तो हमें 1 3 इंस्टेंटेनियस सेंटर मिल जाएगा, I13। इन्हें ही निकालना थोड़ा सा समझदारी का काम होता है, ध्यान से समझेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। अब स्क्रीन पर देखिए, हमने I34 और I12 इसको आगे बढ़ाया, I34 और I23 को आगे बढ़ाया, तो ये हमें आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर 24 प्राप्त हो गया। I12 और I14 इसको आगे बढ़ाया, I34 और I23 को आगे बढ़ाया, जहां दोनों ने काटा I24 मिल गया। और यही मैंने अभी आपको बताया था, यदि आप देखेंगे कि 12 और 14 को आगे बढ़ाया, 23 और 34 को आगे बढ़ाया, तो जहां काटा I24 मिल गया। तो इसी प्रकार से हम दूसरा भी निकाल सकते हैं। 1 3 कैसे निकालेंगे, 1 2 2 3, 1 2 और 2 3 को आगे बढ़ा दिया और 1 4 और 3 4 को आगे बढ़ा दिया, तो जहां दोनों ने काटा 1 3 आ गया। तो यही हमें इंस्टेंटेनियस सेंटर मिल गया। और जैसे ही इंस्टेंटेनियस सेंटर आपको प्राप्त हो गया, आपका 90% क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे, चलिए देखते हैं आगे, विद द हेल्प ऑफ सम न्यूमेरिकल्स। ये आपकी स्क्रीन पर न्यूमेरिकल है जिसमें देख रहे हैं आप कितने सारे ईयर्स लिखे हुए हैं। अब आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आप एक डायग्राम बनाएं, जैसे जैसे इन्होंने दिया हुआ है। सबसे पहले जो डायग्राम दिया हुआ है 600 mm, तो आप एक स्केल के द्वारा इसको मान सकते हैं। 100 mm बराबर 1 सेंटीमीटर लेकर के 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच दें आप ज्योमेट्री बॉक्स का उपयोग करके। फिर वहां पर 60 डिग्री पर 300 mm का मतलब हो गया 3 सेंटीमीटर की लाइन 60 डिग्री पर खींच दें। फिर बी पॉइंट पर प्रकार रख करके 3.6 सेंटीमीटर की एक आर्क यहां पे लगा देंगे, तो आपको सी पॉइंट मिल जाएगा। और डी पॉइंट पर प्रकार रख के 3.6 की एक आर्क लगाएंगे, तो ये सी पॉइंट आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आपने अपना डायग्राम एज पर द
हाँ, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से हमें दोबारा से ज्वाइन करना पड़ रहा है। चलिए, तो आपने अपने डायग्राम को अकॉर्डिंग टू द स्केल बनाना है, और उस डायग्राम में जब आपने उस डायग्राम को अच्छे से बना करके एज पर द स्केल, स्केल आपको कहीं ना कहीं लिख करके बताना है कि मैंने क्या स्केल एज्यूम किया है। तो आप, अब आपको रोटेटरी मोशन का फॉर्मूला पता है, v बराबर आर ओमेगा। तो उस फॉर्मूले का उपयोग करके हमें, क्योंकि यदि आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं सबसे पहले और उसमें क्या क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ये आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन। इन ए पिन जॉइंटेड 4 बार मैकेनिज्म एज शोन इन द फिगर, ए बी की वैल्यू दे रखी है, बी सी सी डी की वैल्यू दे रखी है, ए डी की दे रखी है, एंगल बी ए डी दे रखा है, और जो क्रैंक रोटेट कर रहा है वो 100 आरपीएम पर, मतलब आरपीएम दे रखे हैं मुझे, तो ओमेगा बराबर 2 पाई n/60, क्योंकि आरपीएम है, पर मिनट है। तो यहां से मैंने एंगुलर वेलोसिटी को निकाल लिया, और एंगुलर वेलोसिटी को वो कांस्टेंट रहेगी, तो v बराबर आर ओमेगा से मैंने बी पॉइंट की वेलोसिटी को v बराबर आर ओमेगा से निकाल लिया। अब आपने क्या काम करना है, नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर, क्योंकि 4 बार मैकेनिज्म है, तो n इंटू एन माइनस 1/2, तो 6 होंगे। कौन कौन से होंगे वो आपको निकालना, मैंने बताया है कि I12, I23, I34, ऐसे ही I23, I24, और आखिरी हो जाएगा I34। अब जब ये डायग्राम आप अपनी स्क्रीन पर, जो डायग्राम है ये आप स्केल के अकॉर्डिंगली बना चुके, तो आप इसको आगे और पीछे बढ़ा करके आपने I24 और I13 इंस्टेंटेनियस सेंटर निकाल लिए। जब आपने सारे के सारे इंस्टेंटेनियस सेंटर को बना दिया, मतलब कैसे बनाया, जो आपको तरीका सिखाया था, सर्किल बनाइए, 1 2 3 4 लिखिए, उनकी डायगोनल को मिलाइए, और डायगोनल के लेफ्ट वाले और राइट वाले इंस्टेंटेनियस सेंटर को आगे बढ़ा करके आपको इंस्टेंटेनियस सेंटर प्राप्त हो जाएगा। तो अब आप केवल और केवल, जब आपने सारा का सारा कार्यक्रम ये स्केल के अकॉर्डिंगली बना लिया, तो आप अभी ऊपर निकाल चुके हैं वीबी की, बी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल चुके हैं। तो जो लिंक है आपका बीसी, उसके रेस्पेक्ट में यदि आप देखेंगे, तो आपका जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है इस बी के रेस्पेक्ट में, वो I13 ले सकते हैं। तो वीबी अपॉन I13 बी बराबर ओमेगा, वीबी अपॉन I13 बी बराबर ओमेगा। और I13 को आप कैसे निकालेंगे, आप इसको मेजर कर लेंगे, कहां से, स्केल के द्वारा I13 बी को मेजर कर लेंगे, और जो स्केल है आपका, उस स्केल के अकॉर्डिंगली आपको ये वैल्यू कन्वर्ट करनी है, और इस वैल्यू को आपको कहां पर रखना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है। क्योंकि I13 बी आपकी आई निकल के, जो भी आपने स्केल माना था उसके अकॉर्डिंगली 0.5 मीटर आई, तो वी बी अपॉन I13 बी, तो आपने यहां से ओमेगा बी सी निकाल लिया, और ओमेगा बी सी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक बी सी। तो क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस आपको समझदारी से देख करके उसे करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको भी आपको स्केल के अकॉर्डिंगली बनाना है। जो स्केल, और ज्यादातर क्वेश्चंस में यही स्केल चलेगा कि 1 सेंटीमीटर, मतलब 100 mm बराबर 1 सेंटीमीटर। तो उसी के अकॉर्डिंगली आप बनाएं। आप देख रहे हैं इस पूरे स्लाइडर टैंक मैकेनिज्म को, ओ पॉइंट मान लीजिए सबसे पहले, वहां पर 1 सेंटीमीटर की 45 डिग्री पर एक पॉइंट आ जाएगा आपके पास बी, वहां से प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी पर ए पॉइंट आ जाएगा, और इस लाइन को स्ट्रेट मिला देंगे तो आपका डायग्राम बन जाएगा। और उसके अकॉर्डिंगली आप, क्योंकि 4 बार मैकेनिज्म है स्लाइडर टैंक भी, तो नंबर ऑफ लिंक कितने हो जाएंगे, वो नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर कितने हो जाएंगे, 6।
और कैसे कैसे निकाला है उनको, वही अपना तरीका, सर्किल बना करके 1 2 3 4, और किसको आगे बढ़ाने पर कहां पर कौन सा प्राप्त होगा। बस आप इसमें ये देख रहे हैं कि जो आपका मैकेनिज्म है, ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो स्लाइडर है वो केवल हॉरिजॉन्टल ही मूव कर सकता है। इसलिए जब आप 1 3 निकालेंगे तो इसको तो आप आगे बढ़ा देंगे, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में स्लाइडर केवल हॉरिजॉन्टल मूव कर सकता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, जहां ये दोनों काटेंगे तो इन्फिनिटी पर मिलता हुआ प्राप्त होगा। ऐसे ही इसके रेस्पेक्ट में जब इधर का निकालेंगे तो इसको आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, तो जहां दोनों काटेंगे वो I24 आ जाएगा आपके पास। ये आपके पास I13 हो जाएगा, क्योंकि 1 के रेस्पेक्ट में 4 या 4 के रेस्पेक्ट में 1 इन्फिनिटी पर मिल रहे हैं। तो कुछ चीजें करने के बाद हमें ज्यादा अच्छी समझ में आती हैं, बाकी प्रैक्टिस के बिना ये कोई भी चीज संभव नहीं है। तो जब हमने अपने डायग्राम को बना लिया एज पर द स्केल, तो फिर से आपको क्या करना है, आपको शुरुआत में कोई ना कोई वेलोसिटी दी होगी। जैसे इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो आपको लिखा हुआ है 10 रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, किसकी, क्रैंक की। तो आपने ओमेगा 10 रेडियन पर सेकेंड हो गया, तो v बराबर आर ओमेगा, और वहां से आपने ओबी की वेलोसिटी निकाल ली। और अब आपके पास जब ओबी की वेलोसिटी आ गई तो आपने इस फॉर्मूले के द्वारा जो आपको इंस्टेंटेनियस सेंटर का फॉर्मूला बताया था, वी ए अपॉन I13 ए अपॉन वी बी अपॉन I13 बी, क्योंकि दोनों के लिए इंस्टेंटेनियस सेंटर I13 है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके ए पॉइंट की वेलोसिटी आ गई आपके पास। फिर आपने ए बी कनेक्ट, जो कनेक्टिंग रॉड ए बी है उसके लिए आपने इस फॉर्मूले को यूज करके उसकी एंगुलर वेलोसिटी को निकाल लिया। तो फॉर्मूला केवल एक ही यूज होना है, v अपॉन इंस्टेंटेनियस सेंटर की डिस्टेंस पॉइंट से। I13 हो सकता है, I23 हो सकता है, कुछ भी, कोई सा भी इंस्टेंटेनियस सेंटर हो सकता है, अपॉन सेकेंड पॉइंट VB अपॉन I13 B इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी। सो स्टूडेंट्स, ये आपका वेलोसिटी मैकेनिज्म और रिलेटिव वेलोसिटी, ये आप लोगों ने काफी हद तक 11th क्लास में भी पढ़ा है। बट कि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो नेगेटिव होगा, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो भाई दो बॉडी हैं जो पैरेलल लाइंस में आ रही हैं लेकिन सेम डायरेक्शन में आ रही हैं, और वी ए और वी बी मतलब उनमें से जो बड़ी है वो ए को मान लिया हमने। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है, वी ए माइनस वी बी। तो ये आप पढ़ चुके हैं पहले, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए, क्योंकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ नहीं आता है कि आप इसको इंस्टेंटेनियस सेंटर से ही करें या इसको रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से करें। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए सजेशन है कि आप केवल और केवल इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड, जिसको मैंने ग्राफिकली आपको कराना, दो न्यूमेरिकल कराए हैं आपको, और ये मैं आपको 100% कह रहा हूं कि इन दो न्यूमेरिकल में के जैसे ही न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में मिलेंगे। और यदि आपने ज्योमेट्री बॉक्स की सहायता से उसको अच्छे से बना लिया तो ये क्वेश्चन कुल मिलाकर के 10 से 15 मिनट में आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। और रिलेटिव वेलोसिटी मेथड थोड़ा सा हमें अलग दिशा में ले जाता है, वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा, थ्योरी के पर्पज से आपको हम रिलेटिव वेलोसिटी मेथड यहाँ पर भेज देंगे आपके पीपीटी पर। बट सजेशन मेरा यही रहेगा कि आप लोग इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड को ही यूज करें। हाँ, ये जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, रबिंग वेलोसिटी एट ए पॉइंट, तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लें कि ये फॉर्मूला यदि
आपको याद रहता है, तो किसी किसी क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड के द्वारा जो क्वेश्चन कराए गए हैं आपको 2 क्वेश्चन, उनमें रबिंग वेलोसिटी भी पूछ लेता है वो किसी क्वेश्चन में। तो वहां पर उस रबिंग वेलोसिटी को आपको इस फॉर्मूले के द्वारा निकालना है। जैसा कि अब आपकी स्क्रीन पर ही देख सकते हैं आप कि एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल को आपने किया है रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप इसको रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से ही करें। आप अपने इस डायग्राम को, जिसे हम स्पेस डायग्राम कह रहे हैं, इसका मतलब है उसे एज पर द स्केल हम उस डायग्राम को जनरेट कर रहे हैं और उसके बाद उसका आंसर निकाल रहे हैं। तो आप आंसर देखेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी मेथड का यूज करके भी वही आंसर आने हैं जो इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड से आने हैं। तो मेरा आपको सजेशन है कि इस मेथड को प्रैक्टिस ज्यादा करें एज कंपेयर टू द रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। स्टूडेंट्स, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप ये लेक्चर लेने के बाद और यदि प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका ये जो 2 न्यूमेरिकल आने वाले हैं इस यूनिट से, उनमें से एक न्यूमेरिकल 100% आपका तैयार हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर।